उसमें जो ब्लड में प्लाज्मा पर लिए थे, उसमें प्लाज्मा के बाद WBC, RBC और प्लेटलेट्स जो हम बोले थे कि अगला वीडियो पार्ट में बनाएंगे, तो ये वही है WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये लिख दिए हैं। और अगर लेना हो तो स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए इसमें जो होता है 3 चीज़ पाया जाता है ब्लड्स में। जो होता है पहले तो एक प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। वो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में, मतलब द्रव अवस्था में। और सॉलिड पार्टिकल्स जो होता है खून में, अगर आप कभी खून लीजिएगा देखिएगा तो उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होता है। थोड़ा देर बाद तो जमने के बाद पूरा पार्टिकल सॉलिड हो जाता है, लेकिन उसमें जो होता है कुछ पार्टिकल सॉलिड भी होती है, उसमें कुछ पार्टिकल सॉलिड भी होती है, उसमें कुछ पार्टिकल सॉलिड भी होते हैं। ज़्यादा खून गहरा होना अच्छी बात है, लेकिन देखिए इसमें जो होता है एक होता है RBC, WBC, प्लेटलेट। ज़्यादा खून जो अगर गहरा हो गया तो ये ब्लड फ्लो नहीं होगी। एक बच्चा आया था उसी वक्त, मतलब हमसे पूछ रहा था कि सर इसका जो खून गहरा कैसे होता है? अमिताभ बच्चन जी का खून बहुत गहरा, मतलब कोई फिल्म में, एक मर्द फिल्म है उनका, उनमें उन्होंने कहा था देखिए मतलब जो अगर मर्द होता है तो उसका खून गहरा होता है, अगर माथी होता है तो उसका खून गहरा नहीं होता है। तो इसका मतलब इतना ना गहरा कर लेना कि ब्लड ही ना फ्लो हो। तो हो सकता है उसमें WBC, RBC और प्लेटलेट की संख्या ज़्यादा होगी, इसीलिए उसका खून गहरा था। बायली जिसमें प्लाज्मा ज़्यादा रहती है उसमें क्या रहती है, उसका खून पतला होता है, खून पतला रहता है। तो ज़्यादा खून गहरा अच्छी बात नहीं है। देखिए उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई थी। इससे जो है RBC, WBC और प्लेटलेट्स, RBC, WBC और प्लेटलेट ये सॉलिड फॉर्म होता है। खून का 40% भाग यही होता है और 60% भाग में प्लाज्मा होता है, 60% भाग में प्लाज्मा होता है। तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये रेड ब्लड सेल्स RBC किसको कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कण, इसको RBC कहते हैं, रेड ब्लड क्रॉपलेस, या इसी का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट्स। दूसरा नाम काफ़ी बार पूछा जाता है। WBC को वाइट ब्लड क्रॉपलेस कहते हैं, तो सफ़ेद रक्त कणिका। और ये प्लेटलेट्स होता है, इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इसका जो आकार जो होता है वो राउंड और बाइकॉनकेव होती है, मतलब कि ये गोला होता है, ये ऐसे करके गोला होता है, और ये इधर से भी धंसा रहता है, उधर बाइकॉनकेव मतलब दोनों बगल से धंसा आकृति रहती है, दोनों बगल से धंसी आकृति रहती है। और ये चिपटा आकार का रहता है, गोला चिपटा आकार का, डिस्क जैसा होता है ना, डिस्क जो पहले ज़माना में, पहले फिल्म देखने के लिए जिस डिस्क का उपयोग करते वैसा ही रहता है, बस ये अंदर में धंसा हुआ रहता है, लाल रक्त कणिका रहता है। तो ये राउंड और बाइकॉनकेव इंग्लिश में कहते हैं, जो उसको डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है। WBC का स्ट्रक्चर देखिए, अगर मेडिकल के लिए या उससे ऊपर में पढ़िएगा तो अगर PG, तो वहाँ WBC का भी अति जो होता है शेप वैरी करता है, वो भी शेप वैरी करता है। कारण कि WBC जो होता है मतलब कि कहीं से छोटा जगह पर भी इंजरी होता है तो वहाँ पहुँच जाता है। अगर उसका एक शेप रहे तो वो नहीं पहुँच पाएगा। जिस प्रकार हमारा शेप है, तो हमारा शेप जो है उस शेप का जगह, इतना जगह रहेगा तभी हम वो जगह पार कर पाएंगे, लेकिन जो मतलब जैसे कुछ जानवर होते हैं, मतलब उसका शरीर में हड्डी ही नहीं पाया जाता है, तो वो क्या होता है, मतलब छोटा से छोटा चीज़ में भी घुस जाता है, जैसे जेली फिश जो होती है, वो जेली फिश को आप एक बोतल में भी रखिए, इतनी वो छेद रहता है बोतल का, और उस बोतल में इतना बड़ा जेली फिश घुस जाता है, कारण उसमें हड्डी नहीं रहता है, तो स्ट्रक्चर अपना वेरी करता है, स्ट्रक्चर वेरी नहीं करता, वो घुस सकता है। तो आप WBC का काम क्या रहता है? हर जगह से छोटा इंजरी जगह पे जाके पहुंच के वहाँ पे जाके उसको मारना रहता है। तो WBC का संख्या से वेरी करता है, लेकिन आपके जनरल कंपटीशन के अनुसार उसका जो है ये अमीबा लाइक स्ट्रक्चर होता है, अर्थात एमोवाइड होता है। क्या होता है? एमोवाइड। प्लेटलेट की जो होता है आकार वो अनियमित रहती है, अलग अलग प्रकार की रहती है। क्या होता है? अलग अलग। ये वेरी करता है, ये क्या करता है? वेरी करता है, अनियमित, उसी को हिंदी में कहते हैं अनियमित, मतलब जिसका नियमित ना हो। इसमें जो होता है न्यूक्लियस, सेल के अंदर जो होता है मेन पार्ट जो होता है ये न्यूक्लियस, इसका काम क्या रहता है? सभी को कंट्रोल करना, सभी को बताना कि क्या काम करना है, तुमको क्या काम नहीं करना है। तो ये जो दिमाग कहते हैं, जैसे आपका ब्रेन आपको बताता है ना कि क्या करना अच्छी बात है, अगर सांप आए तो बताता है ये सांप है, भागो यहाँ से। अगर कोई चीज़ अच्छा आता है तो कहता है इसको पकड़ लो। मतलब ये सब डिसाइड कौन करता है? पढ़ना कौन कहता है? मोबाइल के देखना कौन कहता है? ब्रेन कहता है।
मोबाइल देखना ब्रेन नहीं करता, वो आपकी आदत है। तो मतलब कि ये सब कौन डिसाइड करता है? न्यूक्लियस करता है, ब्रेन करता है। तो उसी प्रकार कोशिका का जितना भी काम रहता है ये सब कौन करवाता है? न्यूक्लियस करवाता है, न्यूक्लियस करवाता है। और इसमें एक चीज़ पाई जाती है लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या क्या रहता है? मतलब जैसे कि देखिए सेल है, ये क्या है? मान लीजिए एक सेल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगी, गोल्जी बॉडी होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, वैक्यूल्स होगी, प्लास्टिड होगी, ये सब चीज़ पाई जाती है। इसी में एक चीज़ पाई जाती है लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या रहता है? अगर इसमें से कोई काम ये कोई अगर काम नहीं कर रही है तो उसको ख़त्म कर देगी। अगर कोई सही से काम नहीं कर रही है तो उसको ख़त्म कर देगी। अगर पूरा सेल ही काम नहीं कर रही है तो ये खुद को फाड़ लेती है, ये खुद को फाड़ लेती है। इस प्रकार देखते हैं कि अगर यहाँ पर काफ़ी गहरा चोट लग जाता है तो वहाँ पे काला पड़ जाता है, लेकिन वो काला कुछ दिन बाद गायब हो जाता है। तो कौन गायब करता है? तो दूसरा सेल का लाइसोसोम क्या करता है? बाहर में आके और इसको छिड़क कर उसको ख़त्म कर देता है। तो लाइसोसोम जो होता है इसमें एंजाइमिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण क्या करता है, ये कोई भी चीज़ को पचाने की क्षमता रखता है। तो लाइसोसोम का यही काम रहता है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसके बारे में सेल वाला स्ट्रक्चर वाला वीडियो बना है, उसे हम बताएं कि क्या क्या होता है। अब यहाँ पे पूरा बात बताना तो संभव नहीं है। देखिए तो ये जो होता है न्यूक्लियस जो होता है इसमें नहीं पाया जाता है। ब्लड से आरबीसी का जो सेल होता है, आरबीसी भी क्या एक सेल है, लेकिन इस आरबीसी के सेल में कोई भी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसमें कोई भी लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें कोई भी लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। सॉरी एक मिनट, चल रहा है। आरबीसी जो होता है मतलब कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसमें कोई भी लाइसोसोम नहीं पाया जाता, तो इसी कारण ये फट नहीं सकता है। अब बात जो होता है ये ऊँट और लामा जो होता है, इस जानवरों की सेल्स में आरबीसी में न्यूक्लियस और केंद्रक पाई जाती है। ऊँट तो जानते होंगे, ऊँट बड़ा बड़ा होता है, ऊँट तो जानते हैं। लामा जो होता है ये भेड़िया जैसा ही प्रजाति होता है, भेड़िया का एक प्रजाति होता है जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ये लमसम 5 से 6 फीट का आकार का रहता है। जितना घोड़ा होता है ना उतना को होता है। इसका जो होता है लोग पालते हैं इसको, ये पालतू जानवर है। इसका काम रहता है मतलब इसे ऊन निकाला जाता है, इसे कोई बोझा उझा ढुलाने के लिए करते हैं, या इसके मांस के लिए इसको पाला जाता है। अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में ये 70 से 80 लाख के अप्रॉक्स है, मतलब वहाँ। फिर कुछ यूएसए में भी है, वहाँ भी 1 से 1.5 लाख वहाँ है। कनाडा में भी पाया जाता है, वहाँ भी 1 से 1.5 लाख। पहले जो था ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता था। तो उत्तरी अमेरिका में हिम संकलन जो होता है ना, उस बर्फपात, तो उसके कारण इसकी संख्या घट जाती रहती थी। तो ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो ये लामा जो भी होता है एक भेड़िया ही जैसा होता है, मतलब कहीं भेड़िया से बहुत बड़ा होता है, मतलब अपने यहाँ इतना होता है, लेकिन लामा उसी को कहते हैं। ऊँट तो समझते हैं, ऊँट बहुत बड़ा होता है, कैमल, उसको कैमल कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें जो होता है इसके आरबीसी, इसके ब्लड में आरबीसी में न्यूक्लियस भी पाया जाता है और लाइसोसोम भी पाया जाता है। तो ये अपवाद है, ये क्या है? अपवाद है, ये एक्सेप्शन है। इसको इंग्लिश में एक्सेप्शन कहते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाला हो बोलिएगा तो हम इंग्लिश में ही बोल देंगे, मतलब हिंदी मीडियम दोनों बोल देंगे, अच्छा बात रहेगा। इसमें होता है डब्ल्यूबीसी का काम क्या रहता है? तो शरीर से रक्षा करना। तो इसके पास दिमाग देना जरूरी है ना, किसको मारना है नहीं मारना ये डिसाइड कर लेके दिमाग रहना चाहिए ना। इसका तो काम रहता है बस खून में ऑक्सीजन को ढोना है और CO2 और O2 को लाना ढोना, और कोई काम नहीं है। तो दिमाग किस चीज़ की चलना चाहिए भाई? नहीं चाहिए। लेकिन डब्ल्यूबीसी जी को काम क्या रहता है? सभी प्रकार का बैक्टीरिया वायरस सबसे लड़ना है, कौन अच्छा होता है, कौन हमारे सेल में है, किसको याद रखना है। अगर आज कोई प्रकार का जो है इंजेक्शन जो दिया जाता है, वैक्सीन जो दिया जाता है, वो किस लिए दिया जाता है? ताकि इस प्रकार का कोई भी बीमारी, मतलब जैसे कोरोना का वैक्सीन दिया, तो कोरोना का वैक्सीन किस लिए दिया गया था? कोरोना का वैक्सीन इसलिए दिया गया था कि वो जो है हमारे सेल में जाकर कोरोना का ही वो मरा हुआ रूप था, तो इसे भेज दिया गया था कि सेल जो है हमारा डब्ल्यूबीसी इसको पहचान लिया जाए कि अगर ये आएगा तो इसको मार देना है। तो ये बात अब डब्ल्यूबीसी को पता है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद कि अगर कोरोना सही में आएगा तो उसको ख़त्म कर देना है। तो ये बात कितने साल तक याद रहता है इनको, बहुत साल तक याद रहता है। तो याद रखने के लिए दिमाग तो ज़रूरी है ना, दिमाग ज़रूरी है। तो किसको मारना है किसको नहीं मारना है इसके लिए दिमाग जरूरी। तो इसके पास जो होता है न्यूक्लियस भी पाया जाता है और लाइसोसोम भी पाया जाता है। इसके पास न्यूक्लियस और लाइसोसोम पाया जाता है। प्लेटलेट्स के पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और लाइसोसोम पाया जाता है। न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है।
इसके बाद जो है ये बनता कहाँ है, सॉरी इससे पहले जीवन काल देख लेते हैं। जीवन काल जो होता है मतलब ये कितने दिन तक जिंदा रहता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन तक जिंदा रहता है। कितना दिन? 120 दिन जिंदा रहता है। इसका संख्या जो होता है सेल खून में वो 50 से 55 लाख अर्थात 5 से 5.5 मिलियन, 5 से 5.5 मिलियन या 50 से 55 लाख। 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं, 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। तो 50 से 55 लाख या 5 से 5.5 मिलियन के अप्रॉक्स भी दोनों कहा जा सकता है। ये जो है 2 से 4 दिन जिंदा रहता है और इसका संख्या जो है 8 से 10 हज़ार रहता है। कितना रहता है? 8 से 10 है। मेरा 12,000 है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। इसका संख्या कम होना खराब भी होता है, कम होना खराब होता है, मतलब ज़्यादा कम होना खराब भी होता है। बॉडी में जितना रहेगा उतना शरीर को रक्षा प्रदान करेगा। प्लेटलेट्स जो होता है इसके 3 से 5 दिन जिंदा रहता है और इसी संख्या बॉडी में 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होता है। 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होता है। 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होता है प्लेटलेट के कारण कमजोरी महसूस नहीं होता है, मतलब थकान उकान महसूस नहीं होता है। आगे पढ़ रहे हैं। इसकी मृत्यु जो होती है वो कहाँ होती है, तो ये स्प्लीन में मरता है। यहाँ पे जो पाया जाता है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर स्प्लीन पाई जाती है। यहाँ पे क्या पाई जाती है? स्प्लीन पाई जाती है। स्प्लीन से ही ब्लड जो होता है वहाँ जमा होता है, ब्लड बैंक कहते हैं उसको। तो उसी में जो देखता है कि मतलब ये 120 दिन इसका पूरा गया, ये आप काम लायक नहीं है, तुमसे चला नहीं जाता, तुम बूढ़ा हो गया, अब तुम क्या ऑक्सीजन हुए, तुम रहो इधर ही रहो, और ये उसी में मर जाता है। इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। क्या किसको कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्प्लीन को कहता है। स्प्लीन को कहते हैं। इसका आरबीसी को कब्र कहते हैं। यह रक्त में ही मर जाता है। ये जो होता है रक्त में ही मर जाता है और इसमें जो होता है वो बेसोफिल या मोनोसाइट जो होता है वो खुद ही खा लेता है, खुद ही जो मरा हुआ वो खा लेता है। देखते होंगे कि जब आपको मतलब कि घाव होता है तो वहाँ पे पॉस हो जाता है, तो क्या रहता है हमारा जो न्यूट्रोफिल्स WBC जो मरा रहता है वही वो पॉस के रूप में रहता है, जिसको हम निकालते रहते हैं, वो पॉस के रूप में रहता है। उसमें जो होता है खील होता है, जो मतलब कि लोग गाँव घर में कहता है मतलब कि पॉस तो निकल गया, उसमें एक खील पाया जाएगा, मतलब वो फटाक से बाहर निकलेगा। जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक घाव नहीं सूखता है, कारण कि वो तो पॉस जो होता है वो मरा हुआ होता है और वो जो खील रूप में रहता है, खील जिसको कहते हैं, मतलब फटाक से निकलता है बाहर फास्ट में, वो अभी लड़ रहा होता है, उसमें बैक्टीरिया रहता है और हमारा WBC रहता है, तो दोनों लड़ रहा होता है। तो वो जब बैक्टीरिया के साथ निकल जाएगा तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। आप लोग पस तो देखे होंगे, पस देखते हैं ना, मतलब घाव में जो पस होता है, तो इसका रक्त में ही मर जाता है, ये रक्त में ही मर जाता है। अगर कुछ मतलब जितना खा लिया और कुछ खराब हो गया तो इसके थ्रू हम निकाल लेते हैं, और कुछ तो किडनी के थ्रू छना जाता है। और ये जो होता है ये स्प्लीन में मरता है, ये भी स्प्लीन में मरता है। इसमें जो होता है ये बनता कहाँ है, तो ये बोन मैरो में बनता है। ये कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। ये बोन मैरो में हड्डी जो होता है, बड़ा बड़ा हड्डी होता है, जैसे जांग की हड्डी होती है, तो उसके जो लास्ट वाला पोर्शन जो पाया जाता है, जैसे ये हड्डी है, ये हड्डी है, तो ये हड्डी के यहाँ पर पोर्शन में बोन मैरो पाया जाता है। यहाँ पे बोन मैरो पाया जाता है। इसके अंदर कभी आप लोग मतलब जो मुर्गा खाते होंगे तो उसके अंदर जो लाल वाला चीज़ जो रहता है वो बोन मैरो रहता है। मतलब खाए होंगे ना, जो खाते होंगे, जो नहीं खाते होंगे, जैसे हम नहीं खाते हैं, मतलब तो जो नहीं खाते हैं वो तो नहीं, उसको नहीं पता होगा, लेकिन जो मुर्गा खाते होंगे तो उसके अंदर लाल रहता है जो बहुत स्वादिष्ट लगता है उसको खाने में। तो मतलब कि वो जो खाते होंगे उसको पता होगा। तो वो लाल वाला जो इसके अंदर पाया जाता है वो क्या रहता है? बोन मैरो। और उसी से क्या करता है? खून बनता है, उसी से खून बनता है। मुर्गा का हड्डी खाते हैं ना, तो उसी में पाया जाता है। तो लाल वाला जो रहता है वो बोन मैरो रहता है। उसको जो खाता होंगे उसको बहुत ज़्यादा अनुभव होगा इनका। वो उसके जैसे जांग का है, रीढ़ का हड्डी है, ये बोन है, ये बोन, इस सब के में ब्लड बोन मैरो होता है और उसी से खून का निर्माण होता है, इसका खून का निर्माण होता है। बच्चा में जब अभी तो बोन मैरो में हड्डी पाया जाता है, लेकिन क्या बच्चा जो होता है वो जो भ्रूण अवस्था में रहता है, जो माँ के गर्भ में रहता है, उसके पास तो बोन मैरो नहीं पाया जाता है, उसके पास थोड़ी बोन मैरो पाया जाता है, उसके बाद तो हड्डी ही नहीं रहती है। उसके पास जो भी रहता है वो कार्टिलेज का बना रहता है, हड्डी उस समय नहीं रहती है शरीर में, उस समय कार्टिलेज की बनी रहती है। हमारी मम्मी हमको कहती रहती है मतलब कि हम जब बचपन थे ना तो हमें हड्डी नहीं था, मतलब शायद हड्डी दिखता ही नहीं था, तो कोई डर से उठाता नहीं था, मतलब कि सबको डर लगता था कि इसमें हड्डी ही नहीं है।
मतलब थोड़ा सा मोटे टाइप थे और अभी तो बहुत पतले हैं। तो मतलब उस समय हड्डी शायद नहीं दिखता था हमें। तो मतलब जब हम बड़े हुए तो अभी भी वो घर में कहते रहता है मतलब कि आप मतलब हमें हड्डी ही नहीं दिखता था। तो ये क्या होता है, कार्टिलेज का बना रहता है। कार्टिलेज का क्या होता है, बोन का ही एक पार्ट होता है। कार्टिलेज जैसे देखिए कान है ना, तो इस कान को आप दबाते होंगे तो दब जाता है, ये दब जाता है और फिर से नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। इसको दबाइए और फिर से दबा के छोड़िए, फिर भी नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। लेकिन हड्डी को अगर दबा घुमा दीजिए उसके बाद ठीक से नहीं है, तो ये कार्टिलेज की बनी है। क्या है, कार्टिलेज की बनी होती है। तो इसमें भी जो हड्डी टाइप का आपको दिखता होगा, लेकिन वो हड्डी नहीं रहता है। अब मोटा मोटा पकड़ी तो हड्डी जैसा दिख रहा है, लेकिन वो हड्डी नहीं रहता है, वो कार्टिलेज होता है। और वो दबाने के बाद फिर से नॉर्मल अवस्था में, तो बचपन में वही रहता है। तो उस समय जो है ब्लड जो है ये यकृत में बनता है या पिलिया स्प्लीन में बनता है। ये कित WBC भी बोन मैरो में बनता है। कहाँ, बोन मैरो में या लिम्फ में बनता है। बच्चा में ये भी यकृत या पिलहा में ही बनता है, यकृत या पिलहा में ही बनता है, यकृत या पिलहा में ही बनता है। ये जो है ये भी बोन मैरो में ही बनता है, ये भी बोन मैरो में ही बनता है। तो खून ही बोन मैरो में बनता है। तो जब बात ये है कि खून ही बोन मैरो में बनता है, खून कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है। तो सब चीज़ बोन मैरो में ही बनता है। इसमें जो होता है इसकी मृत्यु तो समझ गया, स्प्लीन में होता है। RBC का कब्र कहते हैं, उसमें वो रक्त में ही मर जाता है। वो जो होता है वो नस में जो रक्त होता है उसे मर जाता है, और वो वाला जो पोर्शन है वो स्प्लीन में मरता है। इसमें जो होता है इसका कार्य क्या रहता है, इसका कार्य रहता है O2 जो होता है, हम जो सांस लेते हैं वो लंग्स तक जाता है। तो लंग्स में जितना भी नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और भी मिक्सड गैसेज होता है, तो सबको छान के यहाँ से बस ऑक्सीजन को लेके ब्लड में RBC और वो हमारे कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचाती है। कि तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्रेब्स साइकिल बनाता है, और क्रेब्स साइकिल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरी होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरी होता है। तो ये जो होता है O2 को शरीर के कोशिकाओं तक पहुँचाती है, माइटोकॉन्ड्रिया तक। देखिए ये जो है मतलब कि ये जो है ये वेन्स है, और ये सेल होगी, ये सेल होगी, ये सेल होगी। तो इस तक ये ब्लड के थ्रू आके और नस के थ्रू यहाँ O2 पहुँचाती है इस सेल तक, हर कोशिका तक। पूरे जितना भी आपके सेल है इस सब में जहाँ भी काटेगा तहाँ खून निकलता है, अर्थात सब जगह वेन्स गई हुई है। तो उस वहाँ तक इसको O2 पहुँचाता है। और इसमें से जो CO2 बना है, ये जो काम किया रहता है जिसके कारण इसमें CO2 रहती है इस सेल में, तो CO2 को लेके फिर हमारे फेफड़ा तक पहुँचा देता है, और फेफड़ा से हम बाहर निकालते हैं। हम जो छोड़ते हो क्या होता है, CO2 होता है। तो ये O2 को फेफड़ा से लेके लंग्स से लेके कोशिका तक पहुँचाती है, और कोशिका से के माइटोकॉन्ड्रिया से लेके और CO2 को बाहर निकलवाती है। दोनों माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ पहुँचता है, ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को देता है। तो परिवहन करता है, क्या करता है, परिवहन करता है। यह रोगों से संक्रमण से बचाता है। WBC का काम क्या करता है, ये तो RBC का काम रहा कि O2 और CO2 का परिवहन करना। O2 और CO2 का परिवहन समझ पाए होंगे। O2 का देखिए नॉर्मली समझाते हैं। O2 जो होता है ये सांस लेते हैं, यहाँ पर छन जाता है, यहाँ से छन जाता है, और यहाँ से बस जाता है क्या है, O2 जाता है। और O2 जाके शरीर के अलग अलग पार्ट में मतलब कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है, और कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचा देता है। और वहां से जो कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में जो सेल के अंदर जो CO2 रहता है उसको वो ये RBC लेके और शरीर से बाहर निकलवाने में मदद करता है। हम जो सांस लेते हैं यहाँ तक पहुँचता है। इसके बाद जो काम रहता है वो खून करता है, खून सेल तक पहुँचाता है, ये फेफड़ा नहीं पहुँचाता है। तो ये रोगों से संक्रमण से बचाता है। और WBC का काम क्या रहता है, जितना भी प्रकार का रोग, बैक्टीरिया, वायरस जो हम पर अटैक करती है उससे बचाने का काम किसका रहता है, तो रोगों से संक्रमण जो है WBC बचाता है। और ये जो होता है ये रक्त का थक्का बनाता है। रक्त का थक्का जैसे ही कट जाता है कहीं पे तो क्या बन जाता है, रक्त की थक्का बन जाती है। जैसे देखते हैं आप हाथ पैर काटते ही रहते होंगे बच्चा में, तो काटते रहते हैं, जान के तो नहीं काटते हैं, मतलब कट जाता है। तो उसमें क्या रहता है, बचपना में जो हाथ पैर कट जाता है तो उसमें जो रक्त का थक्का बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता होगा, देखते होंगे। तो कुछ दिन बाद 2 दिन बाद पपड़ी है उधारते, नहीं अभी बचा हुआ है, 4 दिन बाद ठीक कम पपड़ी बचा हुआ है, 5-6 दिन में ठीक हो गया तो पपड़ी को उधार देते। वो पपड़ी क्या रहता है, खून का थक्का रहता है। तो वो क्या करता है, ब्लड को बाहर निकलने से रोकता है, ब्लड को बाहर रोकने से निकलता है। इसमें जो होता है कार्य समझ गए। इसमें जो होता है RBC में जो ये ब्लड में जो O2 और CO2 को ढोने का काम कौन करता है, तो ये हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन कौन करता है, हीमोग्लोबिन। RBC में एक जब चीज़ पाया जाता है वो जो पाया जाता है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त जो होता है वो लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त जो है वो लाल दिखता है।
अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहे तो रक्त लाल नहीं दिखेगा, रक्त लाल नहीं दिखेगा। रक्त लाल किस लिए दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। तो हीमोग्लोबिन में हीम जो है ये हीम से बनता है, एक डाई होता है रंग, और ग्लोबिन से आयरन। आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन में बेसिकली क्या पाया जाता है? आयरन। देखते हो रहते हैं किसी के शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो क्या रहता है, उसका शरीर बहुत कमज़ोर सा महसूस होने लगता है। महिलाओं में जब गर्भावस्था रहता है तो उस समय क्या होता है, महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की लगातार कमी रहती है। हीमोग्लोबिन को बढ़ाया जा सकता है। खाना पोषक तत्व आहार पर ध्यान दें। साग सब्जी, मछली, दूध, अंडा, ये सब खाने पर हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है। ये सब हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखता है। तो मतलब कि ये जो करता है O2 और CO2 को जो बाइंडिंग करने का जो है, उसके साथ जो बाइंड करने का कमी, उसके पकड़ने का, इसके साथ बाइंड जो करता है वो हीमोग्लोबिन करता है। आरबीसी में ये पाया जाता है। आरबीसी जो होता है, ये आरबीसी है, मान लीजिए ये आरबीसी है, तो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, वही इस O2 और CO2 को बाइंड करता है, जिसके कारण ये लंग्स से फेफड़ा और फेफड़ा से कोशिका से लंग्स से कोशिका और कोशिका से लंग्स तक पहुंचती है। तो मतलब O2 को ले जाना, बाइंड करने का काम करता है हीमोग्लोबिन। CO2 को भी बाइंड करता है हीमोग्लोबिन और पहुंचाता है। ढोने के लिए जो यात्रा के लिए पकड़ने बांधने का काम करता है, इस सब को बाइंडिंग कौन करता है? ये करता है। बाइंडिंग समझ गए ना, मतलब कि उसको पकड़ के ले जाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन जो कमी होता है उससे एनीमिया नामक रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। यह जो होता है रोग संक्रमण करता है। आप थोड़ा ये वाला देख लीजिए। हीमोग्लोबिन की मात्रा महिलाओं में जो होता है 13.9 मिलियन, मतलब 12 से लेकर 13 के बीच होना चाहिए। 12 से 13 के बीच। अगर क्वेश्चन की पॉइंट हो तो 13.9 ml होता है मीटर पर क्यूब लीटर। और ये पुरुष में जो होता है 14.9। लेकिन 13 से 14 में रहना जरूरी है। 13-14 रहना पुरुष में जरूरी है, 12 से 13 महिला में रहना जरूरी है। हम जो उस समय मतलब एक बार गए थे, मतलब हम तो खून वैसे भी दान करते ही रहते हैं, लेकिन एक समय जब हम IGMS में थे पटना में, तो मतलब उस समय मेरा ये घट गया था। ये हमारा 12-11 था। तो डॉक्टरों ने कहा नहीं, आपका खून नहीं लिया जा सकता। हमारा खून नहीं लिया था। वो एक पेशेंट को ज़रूरी था, ICU में भर्ती था, तो वो हमको कह रहे थे मतलब आप अपना ब्लड दे दीजिए। हम कहे कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ले लीजिए। लेकिन हमारा जो है ये उस समय RBC की संख्या घटी हुई थी। तो अगर RBC की संख्या आप में कमी है तो आपका ब्लड नहीं लेगा, डॉक्टर नहीं लेता है। समझ गया? तो ये इतना रहना चाहिए। खाने पीने पर ध्यान दीजिए, रहेगा ही। नखरा महिला से करती है खाने में, पुरुष थोड़ी नखरा करता है। पुरुष को तो जो मिला वही चबा दे। गांव की भी महिला नखरा नहीं करती है, शहर वाली ज़्यादा करती है। ये ऊंचाई पर जाने पर ऊंचाई ज़्यादा रहता है। मतलब जो आदमी 4200 से 4300 फीट 4000 फीट के ऊपर रहता है, ऊंचाई पर्वत पर पहाड़ पर रहता है, उसमें RBC की संख्या ज़्यादा होती है। कारण कि वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो वहाँ जितना मिलता है उसको जल्दी से जल्दी पकड़ के ढोने या निकालने का काम कौन करता है? RBC। तो वहाँ जितना ज़्यादा रहेगा तो कम वो ऑक्सीजन मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार पकड़ लेगा, कैप्चर करेगा। इसीलिए वहाँ जितना, अगर यहाँ 50 से 55 लाख होता है तो वहाँ इसे 30% ज़्यादा हो जाता है। 30% ज़्यादा वृद्धि रहता है। मतलब वो उस जगह पर जो आदमी पाया जाता है। सोते समय जो होता है इसकी संख्या घट जाती है कि तो सोते समय हमको सांस की ज़्यादा जरूरी। इंस्पायरेशन की ब्रीथिंग से जो रेट जो होता है, मतलब सांस लेने का जो दर है वो 60 से 72 है। मतलब 72 बेर 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। वही जब सोते वक्त रहते हैं तो 55 से 65-70 यही के आसपास रहता है। तो ये घटती है, तो जिसके कारण RBC की संख्या भी मतलब उस समय घट जाती है। तो RBC की संख्या 30% वृद्धि हो जाती है। RBC को मापता है, कौन मापता होगा? तो एक हीमोसाइटोमीटर नाम का एक मशीन आता है जिससे RBC की संख्या मापी जाती है। हीमोसाइटोमीटर लगाया जाता है, मतलब ब्लड को निकाल के उसमें नापा जाता है। तो ये इतना 50 से 55 लाख होता है। कितना? 50 से 55 लाख होता है। 50 से 55 लाख होता है। थैलेसीमिया नामक रोग जो होता है, एक थैलेसीमिया नामक रोग है। इस रोग में क्या होता है कि इसमें थैलेसीमिया नामक रोग में क्या हो जाता है कि ये इसमें RBC की संख्या बनना ही बंद हो जाता है। यह बनता है तो इतना कमज़ोर बनता है कि इसका साइकिल कितना दिन रहता है? 120 दिन का। और ये 20 से 25 दिन में मर जाता है। 20 से 25 दिन में मर जाते हैं। जिसके कारण ये 2 प्रकार का होता है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, आनुवांशिक बीमारी है। मतलब माता पिता से फैलती है, जिसके माता पिता में रहते हैं उसी को फैलती है। ये बीमारी बहुत ही खतरनाक होती है। मतलब कि
अगर जिसको दो प्रकार की होती है, एक माइनर थैलेमीशिया होती है और एक मेजर थैलेमीशिया होती है। माइनर थैलेमीशिया और मेजर थैलेमीशिया के क्या होती है थोड़ा समझ लीजिए। माइनर थैलेमीशिया उसको होता है जिसमें अगर मान लीजिए एगो माता पिता है तो किसी एक को मेजर थैलेमीशिया है, एक को है तो उसको माइनर थैलेमीशिया होगी। अगर माता पिता दोनों को थैलेमीशिया है तो बच्चा को मेजर थैलेमीशिया हो जाएगा, और किसी एक माता पिता में से एक को थैलेमीशिया तो बच्चा को माइनर थैलेमीशिया। माइनर थैलेमीशिया उतना हार्ड नहीं है, उतना खतरनाक नहीं, उसमें थोड़ा सा रक्त का कमी महसूस होता है, थोड़ा सा बॉडी झुंझुनाहट दिखती रहती है। लेकिन मेजर थैलेमीशिया में तो 20 से 25 दिन पर खून चढ़ाना पड़ जाता है। मेजर थैलेमीशिया बहुत ही खतरनाक होती है। अब उसका इलाज है, पहले तो इलाज नहीं थी लेकिन अभी भी मतलब एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, माता पिता से फैलती है, ये थैलेमीशिया नामक बीमारी होती है। इसके बाद जो है इसमें पढ़ते हैं मतलब कि देखिए अगर WBC और RBC की अगर जो है रेशियो पूछा जाए कितना में होता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो RBC और WBC का जो रेशियो होता है 1:600। अगर एगो WBC है तो उसके जगह RBC की संख्या कितना होगी 600 होगी। इस रेशियो में होता है, रेशियो समझते हैं ना, मतलब अनुपात होता है बराबर। अगर ये 1 तो ये 600 होता है, ये अगर ये वो है तो ये 600 होगा। देखिए इसमें जो होता है WBC ये 5 प्रकार का होता है। WBC क्या होता है 5 प्रकार का होता है। WBC जो होता है 5 प्रकार का होता है। एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट, और एक होता है ईसोफिल, एक होता है वैसोफिल, एक होता है न्यूट्रोफिल्स। बी लिम्फोसाइट जो होता है ये जो होता है मतलब कि अगर जो सेल में मान लीजिए बैक्टीरिया हमला कर दिया है, बैक्टीरिया हमला कर दिया है, WBC के बी लिम्फोसाइट को पता लग गया कि ये जो है मतलब ये संक्रमित अथी है मतलब सेल है, तो ये उस सेल ही को फाड़ देती है, सेल को ही फाड़ देती है और सेल को ही मार देती है। जैसे किंग जोंग, जब कोरोना आया था तो किंग जोंग के यहाँ मतलब कि शाम सुबह में बताया गया था कि 50, उत्तर कोरिया की बात कर रहे हैं, उत्तर कोरिया का तानाशाह कौन है किंग जोंग है, तो वो बताया था कि 50 वो पेशेंट है उसका कोरोना वायरस का। शाम में बताया कोरोना मुक्त उत्तर कोरिया, मतलब 0 पर है, मतलब वो 50 को क्या कर दिया, एक लाइन से खड़ा करके शूट कर दिया। मतलब ये इसी प्रकार ये करती है, वो तानाशाही करो, मतलब जो सेल अगर में बैक्टीरिया घुस गया है तो सेल को ही फाड़ देती है, सेल को ही ख़त्म कर देती है, उसके साथ क्या होता है बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाती है। इसमें जो होता है टी सेल होता है, ये टी सेल जो होता है ये अगर मान लीजिए कि न्यूट्रोफिल जो होता है ये सबसे नहीं संभला तो टी सेल जो होता है ये उस प्रकार की एंटीबॉडी बनाती है जिस प्रकार की वो बैक्टीरिया होता है या वायरस होता है, तो उसको मारने का काम कौन करता है टी सेल करता है। और एक होता है हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल क्या करता है, मतलब जैसे ही बीमारी आई तो ये पूरे गांव में हल्ला करेगा, पूरे सेना जैसी, ये WBC क्या है सेना है, क्या है सेना है, एक तरह से सेना है, शरीर का रक्षात्मक इकाई है, तो ये सैनिक की तरह काम करता है। तो इस हेल्पर टी सेल सबको जागृत करती है कि बैक्टीरिया हमला कर चुका है, बैक्टीरिया हमला कर चुका है, सबको तैयार हो जाओ, सबको तैयार हो जाओ। तो ये हेल्पर टी सेल काम करता है, क्या करता है उसको अथी कर देता है। इसमें जो है समझ गए बी लिम्फोसाइट पे ये यही काम करता है। एड्स जो होता है HIV वो क्या करता है पहले ही टी सेल को मार देता है, हेल्पर टी सेल और टी सेल को मार देता है। तो पहले ही वो अटैक किस पर कर देता है टी सेल पर कर देता है, और टी सेल को ही जब मार देता है तो उसके लिए एंटीबॉडी जो होता है उसको मारने के लिए जो बनाएगा वो कौन बनाएगा, वो यही बनाता है। अगर हम मेडिकल के लिए आपको पढ़ाते हैं तो इसमें और भी पढ़ाते हैं कि कैसे टी सेल जाके हेल्पर टी से सूचना देता है, फिर टी सेल उस प्रकार का स्ट्रक्चर हमारे शरीर में पाया जाता है, उसको कहता है तुम्हारा ज़रूरी है तुम निकलो, उसके बाद उससे वो लड़ने आता है, लेकिन उतना अंदर तक आप लोग के जनरल कंपटीशन में नहीं जाता है, तो इसलिए नहीं बता रहे। इसमें जो होता है मोनोसाइट, मोनोसाइट जो होता है वो जो भी WBC बैक्टीरिया वक्टीरिया आता है ये मोनोसाइट उसको खा जाता है, उसको खा जाता है। ये मोनोसाइट स्ट्रक्चर में थोड़ा बड़ा होता है, ये क्या करता है उसको खा जाता है, क्या करता है खा जाता है। ईसोफिल्स जो होता है, ईसोफिल्स ये क्या काम करता है, एलर्जिक रिएक्शन जो भी होता है बॉडी में, जितना भी एलर्जिक रिएक्शन होता है, मतलब जो एलर्जी होता है, मतलब देखते रहते किसी को छींकना, खड़ा से खड़ा मतलब कोई जगह पर छींक आने लगता है, छींक आने लगता है, कोई भी प्रकार का मतलब कि चीज़ वो पकड़ता है तो उससे क्या होता है तुरंत इस पर अथी आ जाता है, मतलब फुंसी उनसिया हो गया, या चकित्ता जो होता है वो हो जाता है। मतलब हम कोई मिट्टी उट्टी ऐसा सब्सटेंस छू देते हैं जो हमारे बॉडी को एलर्जिक होता है, तो उससे क्या होता है अच्छी मतलब कि एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो एलर्जिक रिएक्शन जो होता है, एलर्जिक रिएक्शन उससे जो लड़ता कौन है, ईसोफिल्स लड़ता है। क्यों लड़ता है ईसोफिल, जो भी हमारा बॉडी जिस चीज़ से एलर्जी होता है, वो हर चीज़ को, हर आदमी को हर चीज़ से एलर्जी होता है, कुछ चीज़ को कोई से एलर्जी होता है,
तो कोई आदमी को कुछ से एलर्जी होता है, तो ये एलर्जी वाला सेल से कौन लड़ता है? ये ईसोफिल्स लड़ता है, ये ईसोफिल्स लड़ता है। वैसोफिल्स जो होता है ये इंजरी जहाँ पे हो जाता है, मतलब जहाँ पे इंजरी हो जाता है वहाँ पे ब्लड की रफ्तार को स्पीड कर देती है। ये क्या कहते हैं? ब्लड की रफ्तार को स्पीड करते हैं ताकि WBC ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ पहुँचे और वहाँ किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया वायरस को अंदर घुसने ना दें और उसको मार के ख़त्म कर दें। तो ये काम कहता है वैसोफिल्स। वैसोफिल्स शरीर में बहुत कम मात्रा में होता है, 0.05% से मतलब इससे लेके 1% तक, 1% के आसपास रहता है, बहुत कम मात्रा में रहता है। सबसे ज़्यादा कम मात्रा में रहता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स 60 से 65% रहता है। क्या रहता है? 60 से 65% रहता है। तो ये 60 से 65% सबसे पहले यही लड़ने के लिए आता है। जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस हमला करता है तो उससे पहले ही लड़ने यही आता है, और उस अगर ये तमाम कर दिया तो सही है, अगर ये नहीं काम करा तो लिम्फोसाइट आएगी, इसके बाद लिम्फोसाइट आएगी। हेल्पर टी सेल तो हल्ला कर रहा है सबको, क्या करता है? तो बेसोफिल्स जो होता है इसे मोनोसाइट क्या करता है? जो मरा उसको ऊपर में लेके नांगते रहते, देखो ये ऐसा अगर कोई चीज़ आए तो तुम लोग छोड़ना नहीं, सबको इसको देख लो, यही जालिम है। मतलब कि जिस प्रकार अगर दुश्मन घुसपैठ कर देता है तो मतलब कि याद रहता ना चाहिए सेना को कि कौन सा घुसपैठ है, कौन अपना है, उसको नहीं मारना है। घुसपैठ है उसका एक छवि दिखा दो कि यही है, ये आए तो इसको छोड़ना नहीं। ये काम कौन करता है? मोनोसाइट करता है। और न्यूट्रोफिल्स भी उसको खा जाता है। क्या करता है? खा जाता है। क्या करता है? खा जाता है। तो WBC को क्या कहते हैं? मतलब कि इसको सैनिक कहते हैं, मतलब ये संरक्षक प्रदान है। रोग जितना ही प्रकार बैक्टीरिया वायरस होता है इससे बचाने का काम इसी का रहता है। क्या काम रहता है? इसी का काम रहता है, इसी का काम। इसका बेसिकली काम क्या रहता है? तो शरीर में जितना भी रक्षा का काम रहता है वो काम करता है, यही करता है। इसी कारण आज हम सुरक्षित हैं, नहीं तो अगर ये कम जाए तो हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। वो तो बहुत सब कोई भी चीज़ कम है तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है। कारण देखिए, ये अगर जिस प्रकार अगर देश में सेना नहीं रहे तो कौन पता नहीं कि कौन देश किधर से आक्रमण कर दे। अगर हम भारत की सेना आज घटा दे तो पता नहीं नेपाल आक्रमण कर दे, भूटान तक आक्रमण कर देगा हम पे, जिसको हम रक्षा दे रहे हैं, वो आक्रमण कर दे हम पर। उधर से म्यांमार आक्रमण कर दे, बांग्लादेश आक्रमण कर दे, पाकिस्तान, चाइना सब आक्रमण कर देगा। पता नहीं कौन कौन देश आके आक्रमण करेगा। तो ये जो है मतलब कि एक सेना की तरह काम करता है, पूरे बॉडी को रक्षा प्रदान करता है और इसी से हमारा शरीर बचा रहता है, संरक्षित रहता है। तो समझ गया। इसके बाद जो है प्लेटलेट्स, यहाँ तो स्प्लीन में रक्त का थक्का बनाता है। डेंगू में जो होता है, जब भी शरीर में डेंगू होता है तो इसमें क्या होता है? प्लेटलेट की संख्या घट जाती है। ये समझ गए होंगे। उससे प्लेटलेट की संख्या घट जाती है। प्लेटलेट की संख्या अगर 1 लाख से नीचे चल जाए तो आदमी को जल्दी से जल्दी डॉक्टर तक चली जाना चाहिए, डॉक्टर तक चले जाना चाहिए। कि तो 1 लाख से अगर नीचे जाता है तो इसका संख्या बहुत ज़्यादा 20 से 25 हज़ार एक दिन में घट जाता है। 20 से 25 हज़ार एक दिन में घट जाता है। तो इसका संख्या बहुत फास्टली में घटता है। तो इसका संख्या इतना फास्टली में घटता है, जब ये 50 लाख के आसपास आ जाता है तो इसका ब्लड अगर कट जाता है तो जल्दी रुकता नहीं है। और 20 लाख के आसपास 20 लाख नहीं 50,000 और 20,000 के आसपास आ जाता है तो बिना कटे भी खून निकलने लगता है, बिना कटे ही खून निकलने लगता है, इस अवस्था में आ जाता है। और उसके बाद बचा पाना बहुत ज़्यादा टफेस्ट कार्य हो जाता है, बहुत ज़्यादा टफेस्ट कार्य है। डेंगू में इसकी संख्या बहुत ज़्यादा घटने लगती है। देखिए इसका मतलब कि दिख से वैसे पता नहीं लगता तो आदमी भी नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे जो होता है मतलब इसका थोड़ा थकान महसूस होता है। धीरे धीरे क्या होता है मतलब थोड़ा सा थकान से ही एकाएक कमजोर थोड़ा ऐसी तो कमजोरी महसूस हो रही है और थोड़ा से ही बेड पर चला जाता है, लोग बेड से ऊपर चला जाता है। तो डेंगू जो मर रहा था इस प्रकार जो मतलब कि तुरंत आता था तुरंत चला जाता था। आदमी कहता है यार कुछ हो कहाँ रहा है शरीर में थोड़ी कुछ होता है। मतलब थोड़ा सा वीकनेस आया और शरीर से तुरंत के तुरंत मतलब गए पैर पर चल के और आए बेड पर लेट कर, ऐसी अवस्था में आ जाती थी। तो इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। जब भी शरीर में अगर कमजोरी महसूस हो और अगर प्लेटलेट की संख्या बहुत ज़्यादा घट रही है, 1 लाख से नीचे आ जाए तो खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। उसका वो जो होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होता है। इसमें जो होता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन का निर्माण यकृत में होता है, लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन जो होता है ये जो होता है रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। बचपन में आप पढ़ते होंगे कि विटामिन के रक्त थक्का बनाने में काम करता है। विटामिन के जो होता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन के निर्माण में सहायता करता है और विटामिन के को रक्त को थक्का बनाने में भी काम करता है, सहायता करता है, लेकिन पूरा तरह से नहीं। हेपरिन जो होता है ये खून को जमने से रोकता है। जिस प्रकार कट जाता है तो खून बाहर ही जमना चाहिए, अंदर ना जम जाए। ये बात हेपरिन जो होता है वो खून नहीं जमने देता है। हेपरिन जो होता है
ये खून नहीं जमने देता है। जब तक शरीर में रहता है खून की नहीं जमने देता है। जब ही ये हवा के संपर्क में आता है तो खून जम जाती है। हवा के संपर्क में आता है तो खून जम जाती है। अब आप हमसे ये पूछिएगा कि मतलब कि सांस लेते हैं वो भी तो हवा ही जाता है, तो उससे खून क्यों नहीं जमती हैं? हेपरिन तो हवा के आते संपर्क में आती मर जाता है, और हेपरिन मरा तो प्रोथ्रोम्बिन हेपरिन जो क्या खून जमाने लगता है, तो बाहर से ही जमती है, अंदर में वेन्स में खून नहीं जम जाती है। लेकिन आप कहिएगा कि सांस लेते वो भी तो हवा ही रहता है, तो उस हवा से खून क्यों नहीं जमता है, और बाहर में वाला हवा से खून क्यों जम जाता है? तो बाहर में जो होता है वो हवा वो मिक्स्ड हवा रहती है। क्या रहती है? मिक्स्ड हवा रहती है। लेकिन जो अथी में पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन ले जाता है उसमें बस वो ऑक्सीजन रहती है, वो ऑक्सीजन रहती है, वो ऑक्सीजन रहती है, और वो हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग ऑक्सीजन रहती है, जिसके कारण जो है वो इसके साथ प्लेटलेट्स उसमें हेपरिन नहीं मरती है और उसके कारण रक्त नहीं जमता है। लेकिन जैसे ही बाहर वाला हवा अगर बॉडी में घुसा तो क्या हो जाएगी? खून जम जाएगी। इसीलिए देखते होंगे जब किसी को पानी उनी चढ़ते रहता है, तो जैसे पानी उनी चढ़ते रहता है तो थोड़ा सा पानी रहता ही है अगर अथी वाला में बोतल में, तो उसको बंद कर दिया जाता है। उसको बंद कर दिया, कारण क्या कि अगर पानी थोड़ा सा था और कम मतलब इधर ध्यान भटका और पानी खत्म हुआ, उसके साथ अगर एयर चला गया तो एयर क्या थी? मिक्स्ड एयर थी, और वो क्या करती है? वो जमा देती है, जिसके कारण गांठ हो जाता है। इसमें क्या होता है? गांठ हो। देखिएगा किसी किसी को पानी चढ़ते रहता है तो उसका नस जो होता है एकदम टाइट दिखते रहता है। कारण क्या रहता है? वो डॉक्टर और नर्स की लापरवाही रहती है, जिसके कारण क्या होता है? लापरवाही के कारण उसमें अथी जो होता है वो बोतल जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें से ऑक्सीजन भी चली जाती है, और ऑक्सीजन के कारण क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन का ब्लड क्लॉट हो जाता है, मतलब थक्का बन जाता है। तो ये बाहरी वाला हवा नहीं जाना चाहिए। इसीलिए देखिएगा जब कोई डॉक्टर या कोई सुई देते रहता है तो देखते रहता है इसे ठोक ठोक के उसमें से हवा निकालते रहता है, और एक राती भी हवा नहीं, मतलब हवा निकाल लेता है और उसके बाद इंजेक्शन देता है। इंजेक्शन हम भी वैक्सीनेशन करते हैं तो वैसे ही देते हैं। ये जो हेपरिन जो होता है वो खून जमाने का काम करता है। कौन जमाने का काम रहता है? खून जमाने का काम रहता है। इसमें जो होता है ये जो खून कैसे जमता है, इसका कैसे रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन का ये फेज है। तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, थ्रोम्बोप्लास्ट जो होता है वो हवा के साथ रिएक्ट करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। थ्रोम्बोप्लास्ट जो है वो हवा के साथ रिएक्ट करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है पहले कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके करता है, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन के साथ रिएक्ट करके वो थ्रोम्बिन बना देता है। क्या बना देता है? थ्रोम्बिन बना देता है। और थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजेन के साथ मिला के फाइब्रिन बना देता है। और फाइब्रिन बनाने के बाद ही क्या होता है? एक जाली नुमा स्ट्रक्चर हो जाता है। देखिए ये ऐसा एक जाली नुमा स्ट्रक्चर हो जाता है, ये ऐसा जाली नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, ये ऐसा जाली नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे जहाँ पर कटा है ना वहाँ पर जाली नुमा स्ट्रक्चर बनता है। और फाइब्रिन में जैसे ही इसके छेद होके आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो प्लाज्मा तो थोड़ा थोड़ा निकलता है, लेकिन जैसे 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 इसमें आरबीसी प्लेटलेट सब जो जाम कर देता है, धीरे धीरे आते आते क्या हो जाता है? उससे जाम हो जाता है और खून अथी करना रुक जाता है। और विटामिन के कारण जो होता है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? थक्का बना देता है। क्या बना देता है? थक्का बना देता है, और खून जम जाती है। खून देखिए जिस प्रकार जो होता है कि छन्नी होता है चाय छन्ने वाला, उसमें जो है अथी चाय पत्ती जो है धीरे 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 उसमें बैठ जाता है, और उससे क्या होता है? वो जाली का जो है अथी रहता है वो जाम हो जाता है। दूध छानते हैं लोग, दूध में जो उसका जो आता है ऊपर वाला जो उसका जो ऊपर में जो पाया जाता है, क्या कहते हैं उसको, वो जो पाया जाता है ना तो वो उसके कारण क्या होता है कि दूध में जो है वो ऊपर में जो पाया जाता है, तो उसके कारण क्या होता है? वो लग जाता है। जैसे चाय पत्ती जो है धीरे धीरे वो छछनी के छेद को बंद कर देता है, छछनी के छेद को बंद कर देता है, और छछनी के छेद को बंद करते हैं। उसके बाद कितना भी चाय दीजिए तो वो नहीं जाते रहता है, तो उसको क्या करता है? चाय छन्नी झाड़ते हैं फिर से देते हैं। तो उसी प्रकार इसमें जो होता है डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट इस पर पूरा इसमें अंदर छोटा छोटा छेद में बैठ जाता है, जिसके कारण अब खून को निकालना बाहर मुश्किल होने लगता है, खून को निकालना मुश्किल होने लगता है। तो नॉर्मली समझ गए होंगे कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स क्या होता है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स क्या होता है, ये खून के अंदर पाया जाता है। अब ये डब्ल्यूबीसी आरबीसी समझ गए नॉर्मली, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।